नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं एक मेंटर टीचर हूं। और आज मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टीचर के लिए, जो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हों, चाहे पीआरटी का कर रहे हों या टीजीटी का या पीजीटी या लेक्चररशिप के लिए या प्रिंसिपल के लिए भी कर रहे हों, तो उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी का बड़ा अहम रोल होता है। और इसके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। या अगर कोई स्टूडेंट सी टेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे एस टेट की तैयारी कर रहे हो, या पूरे ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट हैं जो टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक लेकर के मैं आया हूं। तो आज मैं आपको सबसे पहले साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। उसके बाद साइकोलॉजी क्या है, किस तरह से साइकोलॉजी से एजुकेशनल साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में भी बताएंगे। और कुछ कंसेप्ट के बारे में बताएंगे, कुछ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, क्या क्या संप्रदाय एजुकेशनल साइकोलॉजी में बने हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं साइकोलॉजी के बारे में। सबसे पहले, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी जानने से पहले हमें साइकोलॉजी के बारे में जानना ज़रूरी है। और साइकोलॉजी के बारे में जब आप जानेंगे तभी एजुकेशनल साइकोलॉजी के कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे। क्योंकि अगर कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तभी स्टूडेंट जो क्वेश्चन उस पर बेस्ड होता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे। अगर स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं। देखिए, साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में मनोविज्ञान कहा जाता है, यह दो शब्द से मिलकर के बना है। एक साइकी, दूसरा लोगोस। ऐसे जनरल किसी से पूछा जाता है कि साइकोलॉजी का मतलब बताओ, तो कहता है मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। लेकिन यह धारणा उनकी गलत है। अब यहाँ आज आपको क्लियर हो जाएगा कि यह मन का विज्ञान नहीं है, यह क्या चीज़ का विज्ञान है, वह सारे डिटेल हम आपको बताएंगे। तो साइकी और लोगोस ये ग्रीक शब्द है, क्योंकि ग्रीक, जिसको यूनान कहा जाता था एक समय, तो वहाँ से ही कई जो टेक्निकल वर्ड, चाहे वह साइंस के क्षेत्र में हो या पॉलिटिकल साइंस में हो या हिस्ट्री में हो या इकोनॉमिक्स में हो, सारे वहीं से उत्पत्ति हुई है। तो साइकी का मतलब सोल होता है और लोगोस का मतलब टू स्टडी होता है। इसका मतलब है, सोल का मतलब आत्मा होता है और स्टडी का मतलब अध्ययन करना होता है। तो शुरू में जो साइकोलॉजी वर्ड की उत्पत्ति हुई, यानी साइकोलॉजी का जो मीनिंग बताया गया, यह बताया गया। यूनान के ही दार्शनिक थे एरिस्टोटल और प्लूटो, ये दोनों गुरु शिष्य हैं, जिन्होंने बहुत पहले, ये सुकरात के शिष्य थे अरिस्टोटल के शिष्य थे प्लूटो, ये बहुत पहले ही बताए थे कि साइकोलॉजी जो है वह क्या है, यह आत्मा का विज्ञान है। इन्होंने साइकोलॉजी को कहा, टू स्टडी ऑफ सोल इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी, टू स्टडी ऑफ सोल इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी, इन्होंने कहा। लेकिन बहुत दिनों तक तो ये चला मान्यता, जब तक लोगों को जानकारी नहीं थी कि वाकई में साइकोलॉजी है क्या और इसकी क्या ज़रूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो 17वीं एवं 18वीं सदी में, 17वीं 18वीं शताब्दी का मतलब हुआ कि 1601 से लेकर के शुरू हुआ 1699 तक, वह 17वीं शताब्दी हुआ। और 1701 से लेकर के 1799 तक वह 18वीं शताब्दी हुआ। तो 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में साइकोलॉजी की परिभाषा बदल गई। नए विद्वान आए, उसमें लिबनीज, हॉब्स, लॉक, कांट, ह्यूमे, ये सारे मिल कर ने साइको का अर्थ आत्मा से हटा करके मन कर दिया। कहा साइकोलॉजी, साइको का मतलब मन होता है, और इसीलिए इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी मन का विज्ञान है। और यह परिभाषा 1870 तक ही मान रही। एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किसने कहा था साइकोलॉजी मन का विज्ञान। हु सेज साइकोलॉजी इज ए माइंड, टू स्टडी ऑफ माइंड, माने माइंड के बारे में अध्ययन करने के बारे में किसने कहा। इसमें आपसे ऑप्शन में लिबनीज, हॉब्स, लॉक, कांट, ह्यूमे दे सकता है, अलग अलग। ए में दे दिया, ये बी में, सी में, डी में और ई में दे दिया नन ऑफ दिस। तो नन या ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आपका हो जाएगा। इन्होंने कहा साइकोलॉजी मन का विज्ञान है।
साइकोलॉजी जो है वह मन का विज्ञान है, माने माइंड, साइंस ऑफ माइंड है। तो शुरू में आत्मा का विज्ञान एरिस्टोटल और प्लूटो ने कहा, लेकिन लिबनिज, हॉब्स, लॉक, कांट ने कहा कि नहीं, यह आत्मा का विज्ञान नहीं है, यह मन का विज्ञान है। बाद में कुछ समय तक तो चला, ये 1870 तक यह मान्यता रही, लोग मानते रहे कि चलो आत्मा का विज्ञान नहीं, ये मन का विज्ञान है। लेकिन बाद में दूसरे जब मनोवैज्ञानिक आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, साइकोलॉजी जो है वह ना तो आत्मा का विज्ञान है ना ही मन का विज्ञान है, क्योंकि आत्मा और मन को हम देख नहीं सकते हैं, यह अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। इसीलिए आत्मा एवं मन एक अमूर्त वस्तु है जिसे देखा नहीं जा सकता है, इसलिए इनका वैज्ञानिक अध्ययन भी संभव नहीं है। और इसीलिए इनको भी मान्यता 1870 के बाद ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद आए एक विल्हेम वुंट, जो मनोवैज्ञानिक थे जर्मनी के, जिन्होंने कहा था इन 1879 में विल्हेम वुंट जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है लिपजिंग। लिपजिंग विश्वविद्यालय। लिपजिंग यूनिवर्सिटी जो अभी एट प्रेजेंट कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। एट प्रेजेंट जो है यह कार्ल मार्क्स, आप लोग नाम सुने होंगे इनका, जो अभी कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक प्रयोगशाला की स्थापना की और इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान, यह एक चेतना का विज्ञान है। इन्होंने चेतना का विज्ञान कहा। इनके अनुसार मनोविज्ञान जो है मानसिक चेतना, मनोविज्ञान के बारे में कहा कि मानसिक चेतना मानसिक चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है मानसिक चेतना का विज्ञान है, यानी आत्मा का विज्ञान गया, मन का विज्ञान। इन्होंने कहा मानसिक चेतना यानी मेंटल एक्टिविटी, मानसिक चेतना, मेंटल कॉन्शसनेस भी कह सकते हैं, मेंटल कॉन्शियसनेस। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान नहीं है, मन का विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इन्होंने मेंटल एक्टिविटी, मानसिक चेतना का विज्ञान कहा। लेकिन यह भी कुछ समय तक ही चले, ज़्यादा दिन तक इनकी भी मान्यता नहीं मिली। उसके बाद एक और आए
बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान जो है वह ना तो आत्मा का विज्ञान है, ना ही मन का विज्ञान है, ना ही चेतना का विज्ञान है। जे.बी. वाटसन आए। जे.बी. वाटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया। व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया। बिहेवियरिज्म का सिद्धांत दिया और इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो है वह व्यवहार का विज्ञान है। और इनके समर्थन में कई मनोवैज्ञानिक आए। मैंने जे.बी. वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। मैंने साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियर के आधार पर ही, व्यवहार के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, उनके एक्टिविटी के बारे में प्राप्त की जा सकती है। तो जे.बी. वाटसन बहुत फेमस हुए और इन्होंने कई एजुकेशन में, जब आप पढ़ेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी जब आप पढ़ेंगे तो जे.बी. वाटसन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है जो आगे आगे हम देखते हैं, जो हम आपको पढ़ेंगे इसमें। तो इस परिभाषा में मनोविज्ञान को एक वस्तुपूरक माना गया और मनोविज्ञान जो है एक मनोविज्ञान एक वस्तुपूरक का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, वस्तुपूरक विज्ञान कहा गया, यानी ऑब्जेक्टिव साइंस कहा गया। तो हमने अभी तक देखा कि शुरू में अरिस्टोटल और प्लेटो ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। फिर लिबनिज थे, हुक थे, लॉक थे, ह्यूमे थे, जिन्होंने कहा नहीं ये मन का विज्ञान है। फिर आए बेल्हाम वुंट, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सी-टेट में भी पूछा गया है और डीएसएसबी के एग्ज़ाम में, केवीएस के एग्ज़ाम में, कि पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी। तो उसका जवाब होगा जर्मनी में। जर्मनी के किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। किसने सन में हुआ था? तो 1979 में। और किसने किया था? तो बेल्हाम वुंट ने। देखो 4 क्वेश्चन एक सेंटेंस से हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी आपका क्लियर होगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो, यानी विषय वस्तु को अगर सही ढंग से आप जानते हैं। तो इन्होंने चेतना का विज्ञान, मेंटल एक्टिविटी, इन्होंने चेतना का विज्ञान, चेतन क्रियाओं का विज्ञान कहा। उसके बाद जे.बी. वाटसन आए, जिन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था और जो बिहेवियरिज्म कहलाता है। जे.बी. वाटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इनके समर्थन में कई मनोवैज्ञानिक आए, जो आज प्रेजेंट टाइम, जो वर्तमान समय है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। यह जो है साइंस ऑफ बिहेवियर कहा जाता है, यानी किसी भी व्यक्ति के मानव मस्तिष्क के बारे में अगर जानना है तो उसके व्यवहार से पता चलता है यह व्यक्ति कैसा है और उसकी सोच कैसी है, उसका मेमोरी कैसा है और उसका एक्टिविटी कैसा है। तो ये सारी चीज़ की जानकारी तो जे.बी. वाटसन का भी अहम रोल रहा है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो आंख बंद करके जे.बी. वाटसन पर निशान लगाना है। इनके समर्थन में कई लोग आए थे। इनके समर्थन में वुडवर्थ, ये भी बहुत फेमस रहे हैं। वुडवर्थ ने भी व्यवहारवाद के सिद्धांत का समर्थन किया था।
वुडवर्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। वुडवर्थ ने व्यवहारवाद के सिद्धांत का समर्थन किया और इन्होंने एक बात कही जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी लाइन है, कोई परिभाषा नहीं है। इनका कहना था कि मनोविज्ञान जो है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने, इनके अनुसार इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, पूछा जाता है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया। यानी सबसे पहले मनोविज्ञान जो है अपने सोल को त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना को खोया, कॉन्शसनेस, मेंटल एक्टिविटी, चेतना को खोया, और अब यह व्यवहार का विधि स्वीकार करता है और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसने कहा था, किसने कहा था कि मनोविज्ञान सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना को खोया, उसके बाद जो है यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह वुडवर्थ ने कहा था। वुडवर्थ की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, कोटेशन है, जो कई बार पूछा जाता है। यानी हमारे दिमाग में अब ये चीज़ें हटा देनी है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान, आत्मा बहुत बड़ी चीज़ है, अदृश्य है। आत्मा परमात्मा पर कई हिंदू माइथोलॉजी में, सभी धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा की गई है। आत्मा अदृश्य है, आत्मा अमर है, अजर अमर अविनाशी है, लेकिन उसको हम देखे नहीं हैं। तो मनोविज्ञान जो है वैज्ञानिक विधि के द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानता है, तो उसका प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आत्मा का विज्ञान भी नहीं है, मन का विज्ञान भी नहीं है, और चेतना, कॉन्शसनेस का भी विज्ञान नहीं है, बल्कि यह व्यवहार का विज्ञान है। और यही आज मान्यता प्राप्त है और आज चल रहा है, क्योंकि व्यवहारवाद का सिद्धांत जो है बहुत ही लोकप्रिय रहा। वर्तमान समय में भी लोग मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। तो ये हुआ मनोविज्ञान के बारे में। अब हम यह जानेंगे कि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक पर्यावरण को, एक अकिंचन थे, विद्वान थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक परिभाषा दिया था। वह परिभाषा पर आधारित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एटकिंसन एंड एटकिंसन दोनों भाई थे। स्मिथ एंड हिलगार्ड सामूहिक रूप से ने डिफाइन किया था मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का। इन्होंने एक परिभाषा दिया था, मनोविज्ञान व्यवहार तथा
मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह परिभाषा आती है कि किसने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं रहा आएगा कि एटकिंसन की परिभाषा आप बताएं। चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, तो मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड as the scientific study of behavior and mental process। यानी मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। तो यह साइकोलॉजी के बारे में आपको साइकोलॉजी क्या है, शुरू में साइकोलॉजी का कंसेप्ट क्या था, शुरू में साइकोलॉजी को क्या कहा गया, बाद में क्या कहा गया, किसने क्या कहा, कौन सी यूनिवर्सिटी के। तो इसमें इतने में आप कम से कम 10 क्वेश्चन, क्योंकि देखिए अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो क्वेश्चन अपने से बनाने का प्रयास कीजिए और उसका आंसर अपने से निकालने का प्रयास कीजिए। अब देखिए पहले पोर्शन में हमने बताया आपको साइकोलॉजी के डिफरेंट तरह के जो डेफिनेशंस थे, अलग अलग लोगों के द्वारा क्या कहा गया। किसी ने आत्मा का विज्ञान कहा, किसी ने मन का कहा, किसी ने चेतना का कहा। बाद में व्यवहार और वैज्ञानिक अध्ययन का बन गया। तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय थी, उसमें कुछ क्वेश्चन भी हम आपको बताए थे। अब हम मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य के बारे में बताएंगे। मेजर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का आखिर लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, किस लिए हमें साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए, साइकोलॉजी पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इसके उद्देश्य के बारे में हम जानेंगे। इसको हमने एक सर्कल में बताया है और यह देखिए सर्कल में सारी बातें छिपी हुई हैं। 3 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट जो नंबर है वर्णन तथा मापन। साइकोलॉजी का काम है डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट, यानी वर्णन करना और मापन करना, मेजरमेंट करना। क्या चीज़ का मेजरमेंट? मेमोरी का मेजरमेंट किया जाता है, पर्सनालिटी का मेजरमेंट किया जाता है, उसके बाद मोटिवेशन का मेजरमेंट किया जाता है, कई तरह के हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मेजरमेंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी के अंतर्गत आती है। दूसरा हमारा पॉइंट है पूर्वानुमान तथा नियंत्रण। पूर्वानुमान के आधार पर जो हम अनुमान लगाते हैं किसी के बारे में, उसके आधार पर और उसको कैसे नियंत्रण, कैसे कंट्रोल किया जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है व्याख्या तथा स्पष्टीकरण। किसी भी चीज़ को, किसी भी टर्म को, चाहे ग्रोथ डेवलपमेंट हो या मेमोरी हो या इंटेलिजेंस हो या पर्सनालिटी हो या और सारी चीज़ें जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में इस्तेमाल होता है, उनके बारे में व्याख्या की जाती है और स्पष्टीकरण किया जाता है। तो यह मनोविज्ञान का जो प्रमुख लक्ष्य है, ये 3 लक्ष्य हैं। इसके बारे में आगे भी हम डिटेल से पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ने के लिए मनोविज्ञान के संप्रदाय स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सारी चीज़ें छिपी हुई हैं और यही चीज़ें आगे जा कर के हमें विस्तार रूप से पढ़ना होगा जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी शुरू करेंगे। तो यह स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के 7 भागों में बांटा गया है। यहाँ स्कूल्स का मतलब आप विद्यालय नहीं समझिएगा, स्कूल का मतलब यहाँ संप्रदाय से है। तो जब साइकोलॉजी को, क्योंकि साइकोलॉजी फिलॉसफी का एक भाग रहा है, साइकोलॉजी फिलॉसफी का एक भाग रहा। साइकोलॉजी कोई नया सब्जेक्ट नहीं बना, क्योंकि जितने भी आप अभी तक नाम सुने होंगे
चाहे वह विल्हेम वुंट हो या जे.बी. वाटसन हो या एरिस्टोटल हो या प्लूटो हो, ये सारे दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। तो फिलोसफर ने फिलॉसफी का अध्ययन किया, इसलिए फिलोसफर बने। उसी से निकला हुआ ये भाग है साइकोलॉजी। तो फिलॉसफी से जो साइकोलॉजी निकला, तो साइकोलॉजी के ये कुछ संप्रदाय हुए, जिस संप्रदाय के अलग अलग प्रणेता हैं, अलग अलग इनके प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक रहे हैं। उसमें सबसे पहला नंबर संरचनावाद है, फिर दूसरा है प्रकार्यवाद जिसको फंक्शनलिज्म कहा जाता है, तीसरा व्यवहारवाद जो अभी अभी आप सुने होंगे जे.बी. वाटसन के बारे में, समग्रवाद, गेस्टाल्टिज्म यह भी गेस्टाल्टवाद के बारे में आगे आप पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी में, मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस जो सिगमंड फ्राइड का नाम आप सुने होंगे, इनका एजुकेशनल साइकोलॉजी में, चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत विद्वान व्यक्ति, हालांकि एक डॉक्टर थे और बाद में इन्होंने साइकोलॉजी का अध्ययन करके चाइल्ड साइकोलॉजी पर विशेष काम किया। इसके बाद मानवतावाद है, ह्यूमनिस्टिक और संज्ञानवाद, कॉग्निटिव जो जीन पियाजेट का नाम आप सुने होंगे। इसमें इनके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, मनोविश्लेषणवाद के बारे में ज़्यादा, और गेस्टाल्टवाद जो गेस्टाल्टिज्म है, और व्यवहारवाद, ये जो 3-4 हैं जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो प्रत्येक के बारे में 1 बाय 1 हम जानेंगे कि किसका प्रतिपादन किसने किया और इनका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में डिटेल से हम जानकारी ये आप नोट कर लेंगे। क्योंकि जब भी आप एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्लास अटेंड कर रहे हों तो पेन पेपर निकाल लो सभी, क्योंकि बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको बार बार रिकॉग्नाइज करना होगा, रिकॉल करना होगा, तभी याद रहता है। विशेष रूप से डेफिनेशंस वगैरह और उन मनोवैज्ञानिकों का नाम जिनके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वह चीज़ें आपको बार बार करना होगा। तो हम देखते हैं इसके बारे में, व्याख्या करते हैं डिफरेंट संप्रदाय के बारे में। सबसे पहले हम संरचनावाद के बारे में जानते हैं कि संरचनावाद क्या है और संरचनावाद के प्रणेता कौन थे, किसने इन्हें शुरू किया, जिसको कहा जाता है स्ट्रक्चरलिज्म। देखो, संरचनावाद के जो जनक थे जिन्होंने इसको शुरू किया, ये इसके प्रमुख जो प्रवर्तक थे जो अभी अभी हम आपको पीछे बताए हैं, जिन्होंने शुरू किया था, उनका नाम था विल्हेम वुंट, विल्हेम वुंट। इसके बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं कि 1879 में इन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में एक प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। उन्होंने ही संरचनावाद का निर्माण किया था। जो संप्रदाय उन्होंने बनाया संरचनावाद, विल्हेम वुंट 1879 में जिन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में एक प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और इनके अनुसार इनके जो सहयोगी थे ई.बी. टिचनर ने संरचनावाद का समर्थन किया। ई.बी. टिचनर थे और एडवर्ड, ये सारे मनोवैज्ञानिक थे, और बेडफोर्ड, इन्होंने संरचनावाद का समर्थन। क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि संरचनावाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन थे, तो विल्हेम वुंट ने। उसके बाद संरचनावाद के समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो ई.बी. टिचनर थे, एडवर्ड थे, बेडफोर्ड थे। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। ए में मान लो ई.बी. टिचनर दे दिया, बी में एडवर्ड दे दिया, और सी में आपका बेडफोर्ड दे दिया, और डी में नन ऑफ दी ऑल द एबव दे दिया, तो ऑल द एबव हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक ने संरचनावादी, इनका कहना था, इन्होंने ही
मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से, दर्शन शास्त्र का मतलब फिलॉसफी, फिलॉसफी एक सब्जेक्ट होता है, आज भी है फिलॉसफी। देखिए, कोई भी आदमी जब पीएचडी करता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। तो दर्शन शास्त्र जो है यह बहुत पुराना सब्जेक्ट है और ईसा पूर्व भी है, ईसा पूर्व भी दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति हो गई थी। तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने वाला जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था विल्हेम वुंट। 1879 में इन्होंने दर्शन शास्त्र से अलग किया और व्यवहार के अध्ययन की विधि उपलब्ध कराई। इन्होंने व्यवहार के अध्ययन की उपलब्धि भी कहा अपने प्रथम प्रयोगशाला में, व्यवहार की उपलब्धि पर अध्ययन किया, क्योंकि तब तक ये मान्यता मिल चुकी थी, सभी मनोवैज्ञानिक यह मान चुके थे कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। इसीलिए व्यवहार की उपलब्धि पर अध्ययन किया और व्यवस्थित ढंग से इन्होंने व्यवस्थित ढंग से प्रयोगशाला की स्थापना की। और इसीलिए संरचनावाद कहा जाता है। स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने कि कैसे मनोविज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है, कैसे व्यक्ति का अध्ययन किया जा सकता है, कैसे पशु पक्षी के शुरू में पशु पक्षी पर अध्ययन करके मानव के व्यवहार में कैसे परिवर्तन हम ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है संरचनावाद के अंतर्गत आता है। तो संरचनावाद में चूँकि इसकी जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला इन्होंने बनाया, उसी के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत बड़ा योगदान रहा। इनका जो संरचनावाद सिद्धांत था वह वस्तुनिष्ठता पर आधारित था। वस्तुनिष्ठता का मतलब एक ऑब्जेक्टिविटी था, उद्देश्य था इनका, ऑब्जेक्टिविटी पर आधारित था। उसके बाद जो है लेकिन विश्वसनीयता उतनी नहीं थी, इसीलिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। संरचनावाद की जो कमी ये रही कि इसमें विश्वसनीयता का अभाव रहा। विश्वसनीयता की कमी थी और वैधता की भी कमी थी, उतना वैलिड नहीं माना गया। वैधता की भी कमी थी। वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी तो था, लेकिन विश्वसनीयता नहीं था। विश्वसनीयता का मतलब होता है कि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यानी रिलायबल नहीं था उतना। और वैलिड, लेकिन चूँकि संरचनावाद चलता रहा, बनता रहा। इसके बाद आया दूसरे नंबर में प्रकार्यवाद, जो सेकंड पॉइंट है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का जो सेकंड संप्रदाय था वह प्रकार्यवाद है। प्रकारवाद का मतलब फंक्शन से रिलेटेड है। दूसरा जो कंसेप्ट था, दूसरा जो संप्रदाय था प्रकार्यवाद, जिसको कहा जाता है फंक्शनलिज्म। देखिए, नाम से पता चल रहा है कि कार्य के आधार पर इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की। इसके जो प्रवर्तक थे विलियम जेम्स थे। इसके प्रवर्तक थे विलियम जेम्स।
जिन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रकारवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो चूँकि इसमें ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, या तो चूँकि सबके बारे में जानना है, चूँकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलियम जेम्स ने किस संप्रदाय की स्थापना की, तो प्रकारवाद की स्थापना की। और इनका जो मेन था प्रकारवाद, वह डार्विन के सिद्धांत पर आधारित था। डार्विन के विकासात्मक सिद्धांत को अपनाकर इन्होंने प्रकारवाद की रचना की। तो ये विकासवाद का सिद्धांत था। अगर आप बायो में पढ़े होंगे, डार्विन ने कहा था कि जिस अंग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लामार्क ने भी सिद्धांत दिया था, वह ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। एग्जिस्टेंस फॉर ऑफ लाइफ, इसमें होता है कि जीवन में जब कोई भी जीव जंतु पृथ्वी पर आते हैं तो उनमें संघर्ष होता है, और संघर्ष में जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वही आगे तक जाते हैं, और जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं वह पीछे हट जाते हैं। तो इसी के आधार पर प्रकारवाद का सिद्धांत विलियम जेम्स ने दिया था। इसमें क्या है, व्यक्ति वातावरण के अनुसार अपने को समायोजित करता है, और इनके समर्थक जो थे आप लोग जानते होंगे और इनके बारे में बहुत चर्चा होगी। इनके सिद्धांत को, प्रकारवाद को, विलियम जेम्स के सिद्धांत को समर्थन देने वाले जो थे जॉन डीवी का नाम आप सुने होंगे। यह भी एक मनोवैज्ञानिक थे। जॉन डीवी ने प्रकारवाद के सिद्धांत का समर्थन किया। और जॉन डीवी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, ऐसे शिक्षाविद थे, जिन्होंने कहा था कि एजुकेशन जो है एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है, त्रिकोणीय पद्धति है। शिक्षा क्या है, उसमें एक टीचर का होना ज़रूरी है, स्टूडेंट का होना ज़रूरी है, और सोसाइटी का होना ज़रूरी है, जो जॉन डीवी ही ने कहा था। शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए इन्होंने विलियम जेम्स के द्वारा प्रकारवाद सिद्धांत को इन्होंने अपनाया, और एक बहुत विद्वान। इसके अलावा ईएल थॉर्नडाइक ये भी एजुकेशन के क्षेत्र में, ऐसा कहा जाता है, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक इनको कहा जाता है, थॉर्नडाइक का। इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। आगे इनके बारे में हम डिटेल रूप से लर्निंग चैप्टर है, लर्निंग में आपने पहले भी हम ये थॉर्नडाइक के बारे में आपको बताए होंगे, क्योंकि मेरा पिछला वीडियो देखिएगा जिसमें हम सीखना के बारे में बताए हैं। तो ईएल थॉर्नडाइक ने भी प्रकारवाद का समर्थन किया था। जैन कैटल ने भी समर्थन किया था इनका। उसके बाद आर एस वुडवर्थ ने भी समर्थन किया था, ने प्रकारवाद के सिद्धांत का समर्थन किया था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, देखो 3-4 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो प्रकारवाद के जनक कौन कहे जाते हैं, तो विलियम जेम्स कहे जाते हैं, क्योंकि यह साइकोलॉजी का पार्ट है। इसमें आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो विलियम जेम्स थे वह किनके विकास के सिद्धांत को अपना करके प्रकारवाद बनाया था संप्रदाय। तो डार्विन के विकासात्मक सिद्धांत को अपना करके इन्होंने प्रकारवाद का फंक्शनलिज्म की स्थापना की थी। इनके जो प्रकारवाद सिद्धांत थे उसके समर्थन में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आए, तो ईएल थॉर्नडाइक, जिन्होंने लर्निंग पर बहुत काम किया है, और भी कई तरह की थ्योरी इन्होंने, प्राइमरी सिद्धांत दिया, सेकेंडरी थ्योरी दिया। जैन कैटल, यह भी एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। और आर एस वुडवर्थ, इसके पहले आपने आर एस वुडवर्थ के बारे में पढ़ा होगा। मैं शुरू में बताया था कि शुरू में कहा गया कि साइकोलॉजी जो है वह आत्मा का विज्ञान है, फिर दूसरे मनोवैज्ञानिक ने कहा मन का विज्ञान है, तीसरे ने कहा चेतना का विज्ञान है, चौथे ने कहा व्यवहार का विज्ञान है, और आज व्यवहार के विज्ञान।
तो इन्होंने सभी का मिला करके एक निचोड़ बनाया था। उनमें इनका स्टेटमेंट बहुत ही लोकप्रिय है। इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, चेतन क्रियाओं का त्याग किया, फिर व्यवहार को अपनाया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, जिसको सारी दुनिया अपना रही है। तो आर.एस. वुडवर्थ का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, यल थॉर्नडाइक का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में। इनके नाम बार बार आएंगे, इनके सिद्धांत बार बार आएंगे। तो प्रकारवाद में बस इतना ही जानना है। तीसरा जो आता है हमारा, तीसरा है व्यवहारवाद। तीसरा है व्यवहारवाद, जिसको कहा जाता है बिहेवियरिज्म। इसके जो जनक हैं, इसके जनक थे जे.बी. वाटसन, व्यवहारवाद के जनक। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है कि व्यवहारवाद के, चूँकि आज का जो मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, यह चेतना का विज्ञान नहीं कहा जाता है। तो व्यवहारवाद का सिद्धांत देने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे, जिनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, जे.बी. वाटसन ने व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना की। और इसके समर्थन में बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे। इनके समर्थक में व्यवहारवाद के सिद्धांत को इन्होंने अपनाया। और सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो अध्ययन किया था साइकोलॉजी का, पशु व्यवहार का अध्ययन किया। यानी शुरू में बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक थे वह पशुओं पर, कोई बिल्ली पर किया, किसी ने कुत्ते पर किया, किसी ने चिंपैंजी पर किया, किसी ने बंदर पर किया, किसी ने कबूतर पर किया। तो अलग अलग आप आगे पढ़ते आएंगे, आगे जानेंगे आप। तो पशु व्यवहार का अध्ययन करके इन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत को अपनाया और उसको मानव जीवन पर उतार करके उसका अध्ययन करने में सफलता मिली। इनके जो समर्थन में थे, हालांकि बहुत आलोचना हुई थी, इनके व्यवहारवाद के सिद्धांत की भी आलोचना उस समय भी बहुत हुई थी, लेकिन इनके समर्थन में फिर भी C.L. हल, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। C.L. हल थे, उसके बाद एडवर्ड हिलगार्ड और B.F. स्किनर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्किनर ने व्यवहारवाद के सिद्धांत का समर्थन किया। आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो जे.बी. वाटसन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्यवहारवाद संप्रदाय का समर्थन करने वाले जो मुख्य शिक्षाविद थे वह मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे? C.L. हल और B.F. स्किनर, एडवर्ड हिलगार्ड, ये सारे इनके समर्थक थे, जिन्होंने व्यवहारवाद के जो सिद्धांत था व्यवहारवाद को इन्होंने भी अपनाया। और उसी के आधार पर ये डिफरेंट तरह के पशु पक्षियों पर अध्ययन करके उसके बाद वह सिद्धांत को प्रतिपादित किया और मानव के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए उसका प्रयोग किया। व्यवहारवादियों ने अधिगम, लर्निंग, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन पर अधिक जोर दिया। क्योंकि व्यवहारवादी सिद्धांत जो है बहुत ही लोकप्रिय हुआ, उसका कारण क्या था कि व्यवहारवाद को सारे मनोवैज्ञानिकों ने माना कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसीलिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। और इन्होंने अधिगम, लर्निंग, अभिप्रेरणा, क्योंकि आगे ये अलग अलग चैप्टर है आपका, जब एजुकेशनल साइकोलॉजी आप पढ़ेंगे तो अलग अलग चैप्टर है और इसमें बहुत सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अधिगम, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन पर अधिक जोर दिया जो व्यवहारवाद था, बिहेवियरिज्म, जिसके संस्थापक जे.बी. वाटसन थे, जिन्होंने उनके और भी जो सहयोगी थे जो उनका समर्थन किया, इस पर ज़्यादा जोर दिया। नंबर 4 है समग्रवाद, जिसको गेस्टाल्टिज्म कहा जाता है। गेस्टाल्टिज्म
गेस्टाल्टिज्म एक्चुअल में यह जर्मन भाषा है, जर्मन शब्द है, और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मन मनोवैज्ञानिकों ने एक संप्रदाय की स्थापना की, जिस संप्रदाय को उन्होंने गेस्टाल्टवाद कहा, और जिस मनोवैज्ञानिकों ने मिल करके किया था उसमें मैक वर्दीमर, वोल्फगैंग कोहलर, कार्टलेविन और कोर्तकोफ्का प्रमुख गेस्टाल्टवादी थे। ये आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के निर्माण करने में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक का योगदान रहा है। तो पहला नंबर है मैक्स वर्दीमर, दूसरा नंबर है वोल्फगैंग, तीसरा नंबर है कोहलर। कोहलर के बारे में आगे आप पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत सारी। कार्टलेविन और कोर्तकोफ्का, ये इसमें कोहलर और कोर्तकोफ्का का बहुत बड़ा योगदान रहा है एजुकेशन में, प्रमुख गेस्टाल्टवादी थे। सीखने के उद्देश्य तथा अभिप्रेरणा, सीखने के उद्देश्य तथा अभिप्रेरणा से संबंधित जो संप्रदाय की इन्होंने निर्माण किया था, उसमें सीखने का कोई भी चीज़ हम सीखते हैं क्या उद्देश्य होता है और कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे हमें मोटिवेट हम हो सकते हैं, इसके बारे में इस संप्रदाय ने चर्चा की है। इसके बाद आते हैं 5वें नंबर में मनोविश्लेषणवाद, जिसको साइको एनालिसिस कहा जाता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है, C-TET में भी पूछा है, KBS में, DSSB में, कि मनोविश्लेषणवाद साइको एनालिस्ट के जन्मदाता कौन थे। तो बहुत ही फेमस व्यक्ति इसके जनक थे वियनीज चिकित्सक। वियना एक देश है जहाँ के चिकित्सक थे, ये फिजिशियन थे, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड को आधुनिक मनोविज्ञान में इसका कहा जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी के ये फादर कहे जाते हैं, इनको कहा जाता है। जो सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं, अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस और मेंटल डिसऑर्डर पर काम किया था। अपने संप्रदाय में की जब स्थापना की, इन्होंने अनकॉन्शियस, जैसे 3 तरह के माइंड होते हैं इनके अनुसार, एक होता है कॉन्शियस होता है, दूसरा अनकॉन्शियस होता है और एक कॉन्शियस होता है। तो अनकॉन्शियस एक सब कॉन्शियस होता है, जिसको आप चेतन मस्तिष्क कहा जाता है। जनरल आप देखेंगे थ्योरी या मोटिवेशनल लेक्चर वगैरह देते हैं तो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस कहते हैं, लेकिन इनके अनुसार था कॉन्शियस था और अनकॉन्शियस था। चेतन मस्तिष्क, जो काम हम जागृत अवस्था में होकर करते हैं वह चेतन मस्तिष्क के द्वारा होता है। जो हम सोए हुए अवस्था में करते हैं, जैसे स्वप्न वगैरह में जो देता अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो इन्होंने अचेतन मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन पर विशेष बल दिया था। और मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक व्यतिकरण, कैसे कोई आदमी मेंटल डिसऑर्डर होता है, उस पर इन्होंने बहुत अध्ययन किया था। नंबर 6 है था मानवतावाद, जिसको ह्यूमनिस्टिक कहा जाता है। मानवतावाद ये अब्राहम मेस्लो, कार्ल रोजर्स ने व्यक्तित्व के महत्व पर जोर दिया। इस संप्रदाय ने, मानवतावाद संप्रदाय ने व्यक्तित्व पर जोर दिया था, पर्सनालिटी पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था कि पर्सनालिटी क्या चीज़ होती है, व्यक्तित्व क्या होता है और इसका विकास कैसे किया जा सकता है। इस पर हमारा मानवतावाद जो संप्रदाय है उसकी स्थापना इसी पर आधार पर हुई, जिसके संस्थापक थे अब्राहम मेस्लो, कार्ल रोजर्स। तो यह क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि किस संप्रदाय के अनुसार व्यक्तित्व के महत्व पर ज़्यादा जोर दिया गया था, तो उसका आंसर आपका मानवतावादी होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अधिगम और अभिप्रेरणा और पुनर्बलन, अधिगम, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन पर किस संप्रदाय ने जोर दिया था, तो उसका आंसर होगा व्यवहारवाद। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अवचेतन मस्तिष्क और मेंटल डिसऑर्डर पर विश्लेषणात्मक अध्ययन किस संप्रदाय ने किया था, तो वो संप्रदाय का नाम मनोविश्लेषणवाद है। समग्रवाद, गेस्टाल्टिज्म की स्थापना कहाँ हुई थी, तो पहला आंसर होगा जर्मन में हुई थी। किसने किया था, तो उसमें 3-4 वहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, मिल करके किया था।
इसके बाद आता है संज्ञानवाद, कॉग्निटिव। संज्ञानवाद है, इसके जनक जो है, इसके जनक जीन पियाजे थे। जीन पियाजे का बहुत बड़ा इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर भी छोड़ी दिया, सिद्धांत दिया है। अगले चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जीन पियाजे ने कहा था कि संज्ञानात्मक योग्यताओं पर इन्होंने जोर दिया कि जो संज्ञानात्मक, जो कॉग्निटिव हमारा डोमेन है, उस पर इन्होंने जोर दिया है। और इसीलिए इनका जो संप्रदाय था वह कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, हालांकि इनके बीएफ स्किनर ने भी समर्थन किया है, कोहलबर्ग ने भी समर्थन किया है, बीएफ स्किनर ने, ईएल थॉर्नडाइक ने भी इनका समर्थन किया था, लेकिन जीन पियाजे का एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। एक लास्ट जो संप्रदाय है, नॉट लिस्ट, जिसको हार्मिक कहा जाता है, जो 8वां संप्रदाय था, क्योंकि 8 संप्रदाय हैं, 8वां जो संप्रदाय था हार्मिक, जिसको इंग्लिश में हॉर्मिक कहा जाता है, इसकी स्थापना, इसके जो जनक थे, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। विलियम मैकडूगल थे इसके जनक। के द्वारा इन्होंने जीवित जीव जंतुओं, इन्होंने हार्मिक जो संप्रदाय था, जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का, व्यवहार का अध्ययन किया। और उसी के आधार पर मानव पर भी अध्ययन किया गया, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन किया। तो ये हमारा 8 संप्रदाय है जो मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं, यानी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। आपने देखा होगा कि कितने सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी शुरू करने से पहले हमें मनोविज्ञान के बारे में इतना जानना ज़रूरी था। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको इसका बेनिफिट मिले। और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो पेन पेपर ले करके बैठें, और जो मुख्य बातें इसमें बताई गई है, जो कि जिससे क्वेश्चन बन सकता है चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी, उसको नोट कीजिए और बार बार याद कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, क्योंकि ये हमारा सीरीज अब रेगुलर चलेगा। बीच में हम लर्निंग का वीडियो बनाए थे, बीच में गैप हो गया था, लेकिन अब ये हमेशा चलता रहेगा। और पूरा वीडियो चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी, जो कि CTET हो, DSSB हो, एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, वो हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।